सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। आशा है आप सब ठीक होंगे, कुशल से होंगे। पिछले वीडियो में हमने इस बात को जाना था, इस पर चिंतन किया था कि समाज और देश को मजबूत बनाया जाए। किसी व्यक्ति विशेष को अमीर बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो बन रहे हैं अपनी मेहनत से, तपस्या से, वो ठीक है, लेकिन जो मूल फोकस पूरे देश का, पूरे समाज का, अधिकांश नागरिकों का रहना चाहिए, वो सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने में, समृद्ध करने में इस ओर को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि समाज मजबूत हो गया, सामाजिक व्यवस्था अगर समृद्ध हो गई तो आदमी फिर गरीब नहीं रहेगा। 145 करोड़ लोग जो भारत में रहते हैं, उनको अगर अमीर बनाना है, उनको मजबूत बनाना है, समृद्ध बनाना है, तो उसका एकमात्र तरीका जो है सामाजिक व्यवस्था को समृद्ध करने का है। और जहाँ सामाजिक व्यवस्था को समृद्ध करने वाली बात आती है, वो सबसे पहला जो ध्यान हमको देना पड़ेगा, वो जो हमारे 7 लाख के करीब जो गांव हैं पूरे देश के अंदर। पहले से ही हम लोग निबंध में, भाषण में, इन बातों में, अपने पाठ्यक्रम में इस बात को पढ़ते आए हैं, इस पर विचार करते आए हैं कि भारत जो है गाँवों का देश है और भारत की समृद्धि जो है गाँव की समृद्धि पर निर्भर करती है। लेकिन आज की स्थिति, खासकर ये उत्तराखंड के जो गांव हैं, पहाड़ी इलाकों के गाँव, इनकी जो सच्चाई है, आज की व्यवहारिक सच्चाई, आज 2024 सन 2024 ये चल रहा है, वो ये है कि गांव खाली होते जा रहे हैं, पलायन होता जा रहा है। और व्यक्ति जो है बाहर जा रहा है। व्यक्ति बाहर क्यों जा रहा है? अपने व्यक्तिगत जीवन को ठीक करने के लिए, गांव को छोड़ करके, अपने पुश्तैनी घर को छोड़ करके, अपने रीति रिवाजों को और बहुत सारी सांस्कृतिक जो सिस्टम होता है गांव का, वो सबको छोड़ करके उसको जाना पड़ रहा है। तो लेकिन इससे फ़ायदा क्या है और इससे नुकसान क्या है? इस प्रक्रिया से, इस पलायन पर बहुत बातें हो रही हैं देश के अंदर, समाज पर, राजनीतिक स्तर पर भी हो रही है, सामाजिक स्तर पर भी हो रही है, और बुद्धिजीवी लोग और जो समाज सेवी लोग हैं वो भी इस पर चिंतन कर रहे हैं। इस पलायन को रोका कैसे जाए? कहते हैं केवल विचार करने से कोई समस्या हल नहीं होती, विल पावर की आवश्यकता होती है। विल पावर की आवश्यकता होती है। गांव से अगर पलायन रोकना है, गांव को मजबूत बनाना है, समृद्ध बनाना है, तो उसके लिए विल पावर की आवश्यकता थी। क्या हम वास्तव में चाहते हैं, या केवल विचार करते हैं कि कुछ लोग विचार कर रहे हैं इसलिए हमने भी विचार कर लिया, कुछ लोग उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं इसलिए हमने भी कर लिया? अगर हम वास्तव में चाहते हैं, अगर हमारी विल पावर काम करती है, हमारी संकल्प शक्ति इस क्षेत्र में कार्य करती है, गांव के विकास के संदर्भ में हम वास्तव में ही जी जान से, अंदर से चाहते हैं, खासकर उत्तराखंड के गांव, वैसे तो पूरे देश के गांव की बात होगी, उत्तराखंड, हिमाचल, जो पहाड़ी गांव हैं, कश्मीर, इधर अरुणाचल प्रदेश तक जो पर्वतीय इलाका आता है, यहाँ पर स्थितियाँ ज़रा, भौगोलिक परिस्थितियाँ और जीवन जीने की परिस्थितियाँ अलग हो जाती हैं। पलायन के लिए उपयुक्त स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। फिर ऐसे में लोग अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को बचाने की चेष्टा में पलायन करते हैं कि गांव तो बर्बाद हो ही रहा है, अपनी पर्सनल ज़िंदगी को, पारिवारिक ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचाया जाए। इस सोच के साथ आदमी बाहर चला जाता है। अपने परिवार की जो भविष्य की पीढ़ियां हैं, उनका जीवन बर्बाद न हो, ये सोच करके बाहर चला जाता है, और गांव को बर्बाद होता हुआ देखता है, सुनता है। अपनी ज़िंदगी तो किसी प्रकार से बचाने की चेष्टा चलती है, लेकिन गांव की ज़िंदगी को, गांव को बर्बाद होने से बचाना संभव नहीं हो पा रहा है।
तो क्या गांव बर्बाद ही हो जाएंगे? क्या गांव जनशून्य हो जाएंगे? जिन गांवों को बचाने में हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत की थी, बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदला था, कितनी तपस्या की होगी। एक छोटा सा हिस्सा अगर बंजर भूमि का ठीक करना पड़े, वो तो कोई हमारे पूर्वजों को ही पता था क्या करना पड़ा होगा। गांव और गांव के आसपास जो खेत बनाए, खलिहान बनाए और भी चीज़ें, वृक्षारोपण किए, वो सब क्या शून्यता में चला जाएगा? पूर्वजों की सारी कमाई, सारी पूंजी वह बर्बाद हो जाएगी। और राष्ट्रीय स्तर पर और सामाजिक स्तर पर इसके क्या प्रभाव और परिणाम होंगे अगर गांव उजड़ गए, बर्बाद हो गए तो? बॉर्डर एरियाज में क्या है, सीमा के क्षेत्र में क्या है? चाइना बॉर्डर है, पाकिस्तान बॉर्डर है, और वहाँ कोई शहर थोड़े बचे हुए हैं, वहाँ गांव बसे हुए हैं। तो बॉर्डर क्षेत्रों की सुरक्षा है और अन्य व्यवस्थाएं हैं। बॉर्डर स्थानों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किधर से घुसपैठ हो रही है, किधर से नहीं हो रही, इसकी जानकारी कौन देता है? सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को, आर्मी को? गांव के लोग ही तो देते रहे हैं। तो देश के सीमाओं की सुरक्षा वाली बात हो, जो सीमांत गांव है उनकी बात हो, चाहे अंदर उसके अंदरूनी गांव की बात है, ये गांव अपने आप में बॉर्डर क्षेत्र के सैनिक छावनियां समझी जा सकती हैं, देश की सुरक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये सुरक्षा वाला पक्ष के लिए गांव बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसको उजड़ने नहीं दिया जा सकता देश की सुरक्षा की दृष्टि से। दूसरा आता है 7 लाख गाँव की बात आती है। जो काम 7 लाख गाँव में किया जा सकता है वो 10-20 हज़ार शहरों में नहीं किया जा सकता। 145 करोड़ लोगों की जनसंख्या हमारी है, आगे और बढ़ेगी, 150 करोड़ हो जाएगा, कभी 200 करोड़ भी जा सकता है। 1.5 अरब 2 अरब जनता, इसका पालन पोषण कैसे हो सकता है? 10-20 हज़ार शहरों में नहीं हो सकता है। इनको रोज़गार 10-20 हज़ार शहरों में नहीं दिया जा सकता है, 7 लाख गाँव में दिया जा सकता है। कहाँ 7 लाख गाँव, कहाँ 10-20 हज़ार, 40-50 हज़ार, जितने भी हों शहर, क्या मुकाबला है? एक गांव में कितनी जनता को रोज़गार मिल सकता है? 100-200 लोग, 400-500 लोग, छोटे से छोटे गांव में भी 100-200-400 लोग, 500 लोग तो होते ही हैं। तो उतने लोगों को रोज़गार वहाँ पर मिल जाता है, उन लोगों की आजीविका चल जाती है गांव के अंदर। तो 7 लाख से गुणा कर लीजिए, 500 का भी औसत मान के चलें तो कई गांव तो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, 2-4 हज़ार 5 हज़ार की जनता जहाँ पर होती है, खासकर प्लेन एरिया में। तो 500 का भी एवरेज मान के चलें, छोटे बड़े गाँव का एवरेज है, तो 500 को 7 लाख से गुणा कर दीजिए, कितनी जनता का भरण पोषण हो गया गाँव के अंदर, शहरों के बिना। लेकिन भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, 75 से ऊपर हो गए, 1947 में आज़ाद हुआ। बहुत कुछ कार्य हुआ वैज्ञानिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, हम आगे बढ़ते गए। लेकिन उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव की बात की जाए तो 75 वर्ष में कितना कार्य हुआ उस गांव के अंदर। 75 वर्ष बाद भी गांव पानी के लिए तरस रहा है। जो सबसे आवश्यक चीज़ होती है किसी गांव में रहने के लिए, खासकर पहाड़ी गांव में रहने के लिए या किसी भी जगह रहने के लिए, वो पानी की आवश्यकता होती है, जल और वायु और फिर भोजन व्यवस्था। ये सबसे पहले यही चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान की बात आती है, सबसे पहले रोटी चाहिए, फिर कपड़ा, फिर मकान चाहिए, उसके बाद शिक्षा और अन्य चीज़ें चाहिए। तो पानी मूलभूत जो समस्या है वो 75 वर्ष में हल नहीं हो पाई।
तो 75 वर्ष में क्या किया गया, खासकर गाँव के लिए क्या किया गया? चंद्रमा में जाने के लिए किया गया, ठीक है, अच्छी बात है, और लोग जा रहे हैं, हम भी जाएं। एटम बम बना दिया गया या और चीज़ें बना देगी, वो बहुत अच्छी बात है। दुनिया के साथ चलना पड़ता है, कदम ताल करनी पड़ती है। लेकिन विकास, गांव के विकास के बिना अधूरा रह जाता है। अधूरा ही नहीं रह जाता है, वो बहुत समस्याओं का कारण बन जाता है। जिनकी आजीविका नहीं चल रही है, करोड़ों लोग जिनका रोज़गार नहीं मिल रहा है, वो बेरोज़गारी और वो आजीविका का नहीं होना एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाता है, बहुत सारी समस्याओं को पैदा करता है। वो आज हम देख रहे हैं, देश की अनेक समस्याएं जो हैं वो बेरोज़गारी के कारण से। तो बेरोज़गार व्यक्ति क्या करेगा? खाना तो उसको खाना है। शहर में उसको रोज़गार मिल नहीं रहा, गाँव से पलायन कर चुका है। गाँव का महत्व केवल गांव के रूप में नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए, लोगों को रोज़गार देने के हिसाब से, और भी अनेक तरीके से अगर सोचा जाए, एक कल्चरल जो प्रक्रिया होती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी गांव से आती है। जो हमारी डाइवर्सिटी है वो गांव की है। कल्चरल डाइवर्सिटी, सोशल, भाषा वाली बात आती है, और चीज़ें आती हैं, पहनावे वाली बात आती है, वो गांव से डाइवर्सिटी हमारी आती है। जब डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं, वो भारत की एक सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक आती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, सब लोग भारत में रहते हैं। जो कहीं नहीं रहते वो भारत में रहते हैं। और गांव की डाइवर्सिटी देखी जाए, कल्चरल, खान पान की, रहन सहन की, हर चीज़ की, क्या शानदार चीज़ है। वो डाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है, और डाइवर्सिटी ख़त्म हो गई तो यूनिटी की बात ही ख़त्म होगी। डाइवर्सिटी इन यूनिटी की बात तो ख़त्म ही होगी, डाइवर्सिटी ख़त्म हो रही। और सारी चीज़ें जो है, एक गांव जो है उजाड़ होते जा रहे हैं, जैसे जंगल से भी बुरी स्थिति होती जा रही है। लेंटेना जो झाड़ियाँ होती हैं, कुरी बोलते हैं पहाड़ी में, वो सब जिन खेतों में तक आ गई हैं, घरों के आसपास आ गई हैं, घरों के अंदर आ गई हैं, घरों के जो खंडर हैं घरों के, उनके अंदर उगाई हैं। क्या स्थिति है? तो गांव से पलायन को कैसे रोका जाए, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कभी पलायन के कारण सबको पता है, शायद सभी बुद्धिजीवियों को पता है। हमारे जो शासन प्रशासन, राजनेता, बुद्धिजीवी, हमारे समाज सेवी गण, सभी को ये जो है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। फिर कमी कहाँ है? इच्छा शक्ति की। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। केवल विचार करना पर्याप्त नहीं है, केवल चर्चा करना पर्याप्त नहीं है, उसके लिए ज़बरदस्त इच्छा शक्ति की। जब इच्छा शक्ति होती है तो लक्ष्य के लिए प्लानिंग बनती है। बिना इच्छा शक्ति के लक्ष्य प्लानिंग में बदलता नहीं है। और वो जो प्लानिंग जो एग्जीक्यूशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसके लिए और भी अधिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। और उस एग्जीक्यूशन को जो लंबे समय तक सुचारू रखा जाता है, कंसिस्टेंट रखा जाता है, उसके लिए फिर बहुत उच्च कोटि की इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, जो कि पिछले 75 वर्ष में तो कम से कम नहीं हो पाए। अब अगले 5 साल 10 साल में हम क्या कर सकते हैं, ये हमें सोचना है। पीछे तो जो हुआ सो हुआ, आगे हमारा लक्ष्य क्या है? अभी तो देखने में आ रहा है कि हमारा लक्ष्य ही नहीं है गांव को विकसित करने का। लक्ष्य ही क्लियर नहीं हुआ, प्लानिंग कहाँ से बनेगी? हमने उसको लक्ष्य बनाया ही नहीं, गांव के विकास को। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लक्ष्य दिया था एमएलए एमपीज को, और मुख्यमंत्री गण हैं जो हमारे देश के विभिन्न राज्यों के, उन्होंने लक्ष्य दिया था एमएलएज को कि एक एक गांव गोद लीजिए और अपनी सांसद निधि,
विधायक निधि से आप उस गांव को आदर्श गांव बनाने का प्रयास करें। लेकिन भाइयों बहनों, फिर हम वहीं पहुंचते हैं। जब तक हम किसी चीज़ को लक्ष्य नहीं बनाते, लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का होगा, लेकिन क्या MLAs का MPs का बन पाया? लक्ष्य बनाने के लिए विजन की आवश्यकता होती है, और विजन के लिए पूरा एनालिसिस करना पड़ता है। गांव की महत्ता क्या है, गांव की आवश्यकता क्या है देश के जीवन में, जन जीवन में, चाहे रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे अनेक समस्याओं को सुलझाने की दृष्टि से हो, चाहे देश की सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे डाइवर्सिटी इन यूनिटी को जीवित रखना और देश को समृद्ध बनाना, उसके दृष्टि से हो। वो लक्ष्य ही नहीं बन पाया। जिसको जो काम सौंपा जाता है वो उसका अपना लक्ष्य बनना चाहिए, तभी वो लक्ष्य में अपनी विल पावर को दिखा पाएगा। लक्ष्य प्लानिंग में बदलेगा, प्लानिंग एग्जीक्यूशन में बदलेगी, और एग्जीक्यूशन जो है लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहेगा, तब सफलता मिलती है। पलायन हो रहा है, इस समस्या को समझ रहे हैं। पलायन नहीं होना चाहिए, इस बात को भी सब समझ रहे हैं। लेकिन पलायन कैसे नहीं होगा, उस पर क्या कार्य किया जाए? भाइयों बहनों, कारण में ही निवारण छुपा होता है। निवारण करने से पहले कारण को जानना जरूरी होता है। तो पलायन के कारणों को तो सभी लोग जानते हैं। जैसे पहला कारण है शिक्षा, दूसरा कारण है स्वास्थ्य, तीसरा कारण है आपका रोजगार, चौथा कारण है बंदर और सुअर, और अन्य कारण भी हो सकते हैं। ये मुख्य कारण तो यही रहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बंदर सुअर वाली समस्या जो है। आइए अगले वीडियोज में हम इन सभी कारणों पर विचार करेंगे। तो वीडियो को बहुत अधिक लंबा भी नहीं खींचना है। तो जो सेकंड पार्ट होगा, गांव को समृद्ध बनाने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए, देश को समृद्ध बनाने के लिए जो पहला कदम है वो 7 लाख गाँवों को समृद्ध और सशक्त बनाने का होगा। ये गांव सशक्त हो गए अगर, तो समझ लीजिए कि जनता तो अपने आप सशक्त हो जाएगी। जनता को अलग से एक आदमी को अलग से अमीर बनाने की योजना बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर आपसे मिलते हैं। आप इन विचारों को अगर आपको अच्छे लगते हों तो इनको अधिक से अधिक आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, ताकि विचारों में बड़ी पावर होती है, और वो विचार अगर सशक्त हों और मनुष्य के अंदर विजन पैदा करने वाले हों, उसके लक्ष्य को क्लियर करने वाले हों, तो फिर बात आगे बढ़ती है और समाज की समस्याओं का समाधान होगा। और ये देश जो है जिसमें हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिसके प्रति हम कहीं ना कहीं हृदय में स्थान रखते हैं, वो देश समाज भी आगे बढ़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको फिर से प्रणाम। धन्यवाद।